नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, बबुआ नृत्य के प्रणेता कौन थे? बबुआ नृत्य के प्रणेता कौन थे? तो बबुआ जो नृत्य थे इसके प्रणेता जो है भिखारी ठाकुर थे। कौन थे? भिखारी ठाकुर। क्लियर? इसे लौंडा नृत्य भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बबुआ नृत्य को लौंडा नृत्य भी कहा जाता है। इसका प्रणेता जो है भिखारी ठाकुर को कहा जाता है दोस्तों, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और खास करके जो भी बिहार का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? भिखारी ठाकुर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? तो भिखारी ठाकुर का जो जन्म हुआ था सारण में हुआ था 1887 ईस्वी में। 18 दिसंबर 1887 ईस्वी में जन्म हुआ था, जबकि मृत्यु जो हुआ था 10 जुलाई 1971 ईस्वी को हुआ था। क्लियर? तो भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ था सारण के कुतुबपुर गांव में हुआ था और 18 दिसंबर 1887 ईस्वी को हुआ था। क्लियर हो गया होगा? जबकि मृत्यु जो हुआ था 10 जुलाई 1971 ईस्वी को हुआ था। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्होंने 3 बार सीएम पद को सुशोभित किया है। भोला पासवान शास्त्री जो थे 3 बार सीएम पद पर, मुख्यमंत्री पद को क्या किए? सुशोभित किए। क्लियर? सादगीपूर्ण व्यक्तित्व जीवन के कारण ही इन्हें राजनीति का संत भी कहा जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि राजनीतिक का संत जो है किसे कहा जाता है? तो भोला पासवान शास्त्री को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता था? क्योंकि सादगीपूर्ण व्यक्तित्व जीवन था इनका। यही कारण है कि इन्हें राजनीतिक का क्या बोलते हैं? संत भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कोकिला के नाम से मशहूर कौन है? बिहार कोकिला के नाम से मशहूर कौन है? तो बिहार कोकिला के से जो नाम से मशहूर है वह कौन है? विंध्यवासिनी देवी। विंध्यवासिनी देवी जो है ये बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ है? राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ है? ये बेगूसराय में है। ये कहाँ है? बेगूसराय में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहासकार रामशरण शर्मा का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? प्रसिद्ध इतिहासकार रामशरण शर्मा का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो बेगूसराय जिला में हुआ था। किस जिला में हुआ था? बेगूसराय में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पोबितोरा क्या है? पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि किस राज्य में है? असम में है। ये कहाँ है? पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये असम में पड़ता है। क्लियर? तो ये पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य है। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्के फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल से युक्त बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये DRDO के द्वारा विकसित की गई है दोस्तों। सबसे हल्का विकसित किया गया है हल्के फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल से युक्त बुलेट प्रूफ जैकेट जो है ये बुलेट प्रूफ जैकेट है, जो कि कौन विकसित किया है? DRDO ने विकसित किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम पॉक्स को क्या है?
एम पॉक्स को पहली बार WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था? कब घोषित किया था? एम पॉक्स जो है ये मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि संक्रामक जूनोटिक वायरल रोग है। यह क्या है? संक्रामक जूनोटिक वायरल रोग है, जो कि हाल ही में यह चर्चा में भी रहा है। तो यही कहता है कि हाल ही में इस पर WHO आपातकालीन घोषित भी कर दिया है। क्लियर? तो ये सबसे पहले जो आपातकाल का घोषणा किया था 2022 में किया था। सबसे पहले कब किया था? 2022 में किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दुर्लभ धातु टेंटेलम का खोज सतलज नदी में किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दुर्लभ धातु टेंटेलम का खोज सतलज नदी में किया है? तो IIT रोपड़ ने किया है। कौन किया है? IIT रोपड़ ने किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, IIT रोपड़। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? देखिए ब्रेन हो जाएगा, ये ब्रेन चिप है। ये ब्रेन चिप की बात कर रहा है। कह रहा है कि किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? तो ब्रेन चिप जो प्रत्यारोपित किया है वो न्यूरलिंक किया है। क्या क्या है? न्यूरलिंक कंपनी जो है, इन्होंने ही सबसे पहले मानव रोगी ब्रेन चिप जो है प्रत्यारोपित किया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी के राज्य में? कहता है कि गणतंत्र परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्य में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ जो झांकी घोषित किया गया है वो उड़ीसा का किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फास्टर 2.0 पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में यह जो है फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है? ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लॉन्च किया है। कौन किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था में गिलोटिन का अर्थ क्या है? संसदीय व्यवस्था में गिलोटिन का अर्थ क्या है? तो विधेयक पर बहस को बंद कर देना। विधेयक पर जो है बहस को क्या करना है? बंद कर देना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। क्लियर? तो यह संसदीय व्यवस्था में गिलोटिन का अर्थ होता है कि विधेयक पर बहस को बंद कर देना है। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संसद का जो दोनों सदन का जो संयुक्त अधिवेशन होता है, लोकसभा और राज्यसभा को दोनों का संयुक्त अधिवेशन किया जाता है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये स्पीकर के द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि संयुक्त अधिवेशन के जो को बुलाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, और इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर करता है, और अनुच्छेद 108 के तहत करता है। क्लियर? ये जो अनुच्छेद 108 है ये संयुक्त अधिवेशन की चर्चा इसमें किया गया है। क्लियर? तो ऑप्शन स्पीकर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवर्ती सूची भारतीय संविधान में किस देश से लिया है? संवर्ती सूची जो है भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया है दोस्तों। कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संवर्ती सूची की चर्चा कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जबकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया है, और मूल कर्तव्य का जो संविधान में लिया गया है मूल कर्तव्य को, वो रसिया के संविधान से लिया गया है, और मौलिक अधिकार जो लिया है वो अमेरिका के संविधान से लिया है, और जबकि
राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो लिया है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व वो आयरलैंड से लिया है। क्लियर? इस सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघवाद। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद जो है किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो ये कनाडा पर है। भारतीय संघवाद कैसा है? ये कनाडा के पद्धति पर आधारित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कथन है। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है भारत था? यह कथन जो है ऑस्टिन का था। किसका था? ऑस्टिन का था। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान निर्मात्री परिषद का जो झंडा समिति का अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर? जबकि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा का वो अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछ देगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? हर्षवर्धन का जो प्रशासन होता था उसका सबसे छोटी इकाई जो होता था ग्राम होता था। उसके सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? ग्राम कहते थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकाटक राजवंश की स्थापना कब हुई थी? बकाटक राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो बकाटक राजवंश की स्थापना जो हुआ था ये 255 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व में हुआ था। जबकि बकाटक राजवंश की स्थापना जो थे, संस्थापक जो थे वह बिंद शक्ति थे। बकाटक राजवंश की स्थापना किसने किया था? बिंद शक्ति ने किया था। और बकाटक जो राजवंश था ये महाराष्ट्र में शासन कर रहा था। क्लियर? तो क्लियर हो गया होगा। बकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि इसका स्थापना जो किया था बिंद शक्ति ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 केजी सोना जब्त किया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। आईटीबीपी जो पुलिस है कह रहा है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत हाल ही में आईटीबीपी होता है आईटीबीपी, तो आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस ऑपरेशन के तहत चीन सीमा पर 108 केजी जो है क्या है 108 केजी सोना जब्त किया है? तो किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन का नाम था जज्बा। ऑपरेशन का नाम क्या था? जज्बा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑपरेशन जज्बा। क्लियर? ऑपरेशन जज्बा के तहत जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने 108 किलो सोना जो है चीन सीमा पर जब्त किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएसएलवी का जो फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है नागी डैम कहाँ है? देखिए नागी और नकटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नागी और नकटी जो डैम है, नागी डैम पूछ लिया है, नकटी भी पूछा जाएगा। नागी और नकटी डैम जो है ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर बोल रहे हैं, ये जमुई में है। नागी डैम और नकटी डैम कहाँ है? जमुई जिला में है, बिहार के जमुई जिला में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको जो है नागी और नकटी डैम को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इस तरह से जो है बिहार में जो है टोटल 3 रामसर साइट हो गए हैं। पहला
कामर झील जो कि बेगूसराय में है, दूसरा नागी डैम और नकटी डैम तीसरा हो गया। इस तरह से जो है नागी और नकटी डैम जो है जमुई में है और कामर झील कहाँ है, बेगूसराय में है। इस तरह से 3 रामसर साइट जो है बिहार में हो गए हैं। क्लियर हो गया होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि बिहार में जो है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आने वाला जो एग्जामिनेशन है, कि बिहार में कितने रामसर साइट है। तो 3 रामसर साइट है। कौन कौन? पहला कामर झील जो कि बेगूसराय में है, दूसरा नागी और नकटी डैम, नागी डैम और नकटी डैम दूसरा और तीसरा हो गया जमुई में। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा, तब जाकर के एग्जामिनेशन में आपको बहुत सुविधा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध कहाँ है? भागीरथी नदी पर है और ये उत्तराखंड में पड़ता है। कभी कभी राज्य भी पूछता है कि टिहरी बांध किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर होगा। क्लियर। तो टिहरी बांध कहाँ है? भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के जो लेखक है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यही सब क्वेश्चन जो है ना एग्जामिनेशन में पूछता है और आपका सिलेक्शन यही सब क्वेश्चन से होता है। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे की आवृत्ति क्या है? देखिए ध्वनि तरंगे की आवृत्ति क्या है लिख दिया है, यहाँ पर हो जाएगा श्रव्य तरंगे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंगे की आवृत्ति नहीं पूछना चाहिए, यहाँ श्रव्य तरंगे हो जाएगा। श्रव्य कर लीजिएगा। श्रव्य तरंग की आवृत्ति क्या है? तो श्रव्य तरंग का जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज, श्रव्य तरंगे से 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं सी नंबर ऑप्शन होगा। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, ये हर्ट्ज होगा यहाँ पर कर लीजिएगा। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो है इसका आवृत्ति होता है। किसका? श्रव्य तरंग का। श्रव्य तरंग जो होता है ऑडिएबल वेव्स कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? श्रव्य तरंग को ऑडिएबल वेव्स कहा जाता है, जो कि हमारे मनुष्य के द्वारा जो है इसका कान जो है सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को जो है हमारी कान सुन सकता है, इसीलिए इसको ऑडिएबल वेव्स कहा जाता है, अर्थात श्रव्य तरंगे कहा जाता है। ऑप्शन ए जो देख रहे हैं आप, 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे जो 20 हर्ट्ज से नीचे है उसको अब श्रव्य तरंगे कहा जाता है, इंफ्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से नीचे जो तरंगे होता है उसको अब श्रव्य तरंगे कहा जाता है, इंफ्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। क्लियर। जबकि 20,000 हर्ट्ज से जब ऊपर की तरंग होता है तो उसको पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है, अर्थात उसको अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है? 20,000 हर्ट्ज से जब ऊपर रहता है ध्वनि तरंगे तो उसको क्या बोलते हैं? पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं। उसको अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहा जाता है। और पराश्रव्य तरंगों को जो सुनता है, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये सभी जो है इसका पराश्रव्य तरंगे को सुन सकता है। तो क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप तीनों के बारे में हम डिस्कस कर दिए हैं। 20 हर्ट्ज से जो नीचे होगा उसको अब श्रव्य तरंगे कहेंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स कहेंगे। और 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा उसको ऑडिएबल वेव्स कहेंगे, श्रव्य तरंगे कहा जाएगा। क्लियर। जबकि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की वेव्स होता है तो उसको पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, अर्थात अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है, जिसको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ द्वारा सुना जाता है। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग कौन सा तरंग है? देखिए ध्वनि तरंग कौन सा तरंग है, ये कौन सा तरंग हो जाएगा। देखिए इस अलग अलग कर दीजिएगा।
तरंग हो जाएगा। ध्वनि तरंग जो है कौन सा तरंग होगा, तो ध्वनि तरंग जो होता है ये अनुदैर्घ्य तरंग होता है। क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा। ध्वनि तरंग जो होता है अनुदैर्घ्य तरंग होता है, क्लियर। जबकि प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश जो तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। इसीलिए अनुप्रस्थ तरंग में जो है ध्रुवन की घटना होती है। ध्यान में रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछता है कि ध्रुवन की घटना किस में होती है, तो अनुप्रस्थ तरंगे में होता है, और अनुदैर्घ्य तरंगे में ध्रुवन की घटना नहीं होती है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के वेग की गणना, प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले जो है रोमर ने किया था। किसने किया था? रोमर ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल प्रति केजी होता है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति केजी होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि निम्न कथन में से कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य की चर्चा करते हैं हम लोग, देखते हैं। पहला है कि वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर। दूसरा है, किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान जो है कंपास बॉक्स से प्राप्त करते हैं। किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान कंपास बॉक्स से ज्ञात किया जाता है, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर। तीसरा है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर। चौथा है, बारीक तारों का व्यास नापने के लिए स्फेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये स्फेरोमीटर लिख दिया है, स्फेरो होगा, ये गलती लिख दिया है। स्फेरोमीटर बारीक तारों का जो व्यास नापने के लिए उपयोग किया जाता है, स्फेरोमीटर का किया जाता है, तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। ये गलत है। ऑप्शन क्या हो गया? चौथा ऑप्शन गलत हो गया। तो बारीक तारों का जो व्यास नापने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको स्क्रू गेज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्क्रू गेज बोलते हैं। लिख लीजिएगा, बारीक तारों का जो व्यास नापने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको स्क्रू गेज बोलते हैं। क्लियर। जबकि स्फेरोमीटर से जो होता है वो गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या मापा जाता है। ये भी लिख लीजिएगा, स्फेरोमीटर से गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या मापा जाता है। क्लियर हो गया होगा। तो असत्य की खोज कर रहे थे हम लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।